हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 63 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। माई सेल्फ नैन्सी तनवर, CFA level 3 candidate, level 1 and level 2 mentor, and also your friend and your guiding partner in this entire journey for clearing CFA level 3. You must be thinking that why am I wearing the same outfit as in the previous video? This is because I am shooting these two videos in the same day and I don't have much time to get ready for both the videos separately. So I am making this video in the same outfit. So please mind that, okay? So without wasting much of our time, let's get started. We are on the third chapter, that is active equity investing, portfolio construction, which we will be finishing this in this entire lecture. We are on the verge of completion. So let's get started. So we are in the वेल कंस्ट्रक्टेड पोर्टफोलियो। हम देखेंगे कि वेल कंस्ट्रक्टेड जो पोर्टफोलियोज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और फिर हम लास्ट में हम देखने वाले हैं कि जो हमारी दो तीन स्ट्रेटजीज है उसमें लॉन्ग ओनली, लॉन्ग शॉर्ट और मार्केट न्यूट्रल, उनको क्या क्या कैसे कैसे करते हैं। तो इसमें बोल रहे कि जो वेल कंस्ट्रक्टेड पोर्टफोलियो होते हैं वो कैसे क्रिएट होते हैं, ठीक है। अब जो वेल कंस्ट्रक्टेड मतलब बहुत अच्छे वेल कंस्ट्रक्टेड पोर्टफोलियो, अब इसमें बोल रहे कि ये गारंटी नहीं कर रहे कि हमें एक्सेस रिटर्न मिलेगी रिलेटिव टू द एप्रोप्रिएट बेंचमार्क, की बोल रहे हैं कि अल्फा जरूरी नहीं है कि हमने अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट किया है, वेल कंस्ट्रक्ट किया है पोर्टफोलियो को, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें एक्सेस रिटर्न या अल्फा मिलेगी, ठीक है। बट ओवर अ शॉर्ट होराइजन, ठीक है। बट इसमें ये बोल रहे हैं कि हाँ, ये एक चीज की हमें तसल्ली और गारंटी दे सकता है, ये कि हमारा जो रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो हमारे जो भी हमने डिजाइन किया था, जो आईपीएस में लिखा था, उसी के हिसाब से होगा। जो वेल कंस्ट्रक्टेड पोर्टफोलियो होता है उसको हम कैसे बोलते हैं कि ये एक पोर्टफोलियो जो है वेल कंस्ट्रक्टेड है, वो हम कब बोलते हैं? जब वी हैव अ क्लियर इन्वेस्टमेंट फिलोसफी और कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। तब जब रिस्क एफिशिएंट डिलीवरी मेथोडोलॉजी है, रिस्क और स्ट्रक्चरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो प्रॉमिस जो जैसा किया था प्रॉमिस इन्वेस्टर को वैसा ही उसको मिला है। रीजनेबली उसका लो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है गिवन द स्ट्रेटजी। इन्वेस्टर्स एंड मैनेजर्स दोनों की डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स। जो मतलब मैं जो चाह रही हूँ वो डिफरेंट हो सकता है एज मतलब एक अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो मेरा जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उसका और मेरा डिफरेंट हो सकता है पर्सपेक्टिव किस चीज का, वेल कंस्ट्रक्टेड पोर्टफोलियो का। मेरे हिसाब से वो कुछ और होगा, उनके हिसाब से वो कुछ और होगा। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो वेल कंस्ट्रक्टेड पोर्टफोलियो होता है वो एटलीस्ट ये जो डिलीवर द प्रॉमिस, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ना कॉस्ट एंड रिस्क एफिशिएंट मैनर में होना चाहिए। जो वेल कंस्ट्रक्टेड पोर्टफोलियो होता है वो रिस्क एक्सपोजर जो है ना, वो उसको वेल अलाइंड होना चाहिए। रिस्क जो है एटलीस्ट वो पूरा होना चाहिए, रिटर्न हो या ना हो मतलब वो गारंटी नहीं है, बट जो रिस्क है वो हमारे हाथ में है कि हम रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। एटलीस्ट अगर हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं सिस्टमैटिक रिस्क को, तो हम बोल रहे हैं कि जो इन्वेस्टर का जो एक्सपेक्टेशन है उसके साथ वो अलाइन होनी चाहिए प्रॉपरली, और कंस्ट्रेंट्स जो है कंस्ट्रेंट्स के साथ उसका एप्लीकेबल होना चाहिए, वो सटीक बैठना चाहिए, और लो आइडियोसिंक्रोनैटिक रिस्क होना चाहिए, ठीक है। मतलब अनएक्सप्लेन रिस्क जो है वो कम होना चाहिए, सिस्टमैटिक रिस्क और डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। इफ टू प्रोडक्ट्स हैव कंपेरेबल फैक्टर एक्सपोजर्स, द प्रोडक्ट विद लोअर एब्सोल्यूट वॉलेटिलिटी और लोअर एक्टिव रिस्क जो भी है वो प्रेफर्ड होना चाहिए। अगर फैक्टर एक्सपोजर सेम है दोनों में, तो जिसका भी लोअर एब्सोल्यूट वॉलेटिलिटी और हमारा जो एक्टिव रिस्क है वो हमें ले लेना चाहिए, वो वाला पोर्टफोलियो। इफ अ पोर्टफोलियो जिसका भी सिमिलर एक्टिव और एब्सोल्यूट रिस्क अब सेम है और सिमिलर कॉस्ट है, बट जो अल्फा स्किल्स है वो भी सिमिलर है, तो जो भी प्रोडक्ट हायर एक्टिव शेयर इज प्रेफरेबल, जिसका भी एक्टिव शेयर ज्यादा, एक्टिव शेयर मतलब एक्टिव रिटर्न फिर उसका ज्यादा होगा, तो उसमें वो पता चल रहा है कि हमें अल्फा की जो अल्फा स्किल्स है ऑफ अ मैनेजर इट इज ग्रेटर, तो उसका हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न देखेंगे। अगर फैक्टर एक्सपोजर सेम है तो हम रिस्क जिसमें कम है वो देखेंगे। अगर सब चीज सेम है, एब्सोल्यूट रिस्क सेम है, अल्फा सेम है और हमारा कॉस्ट सेम है, तो हम क्या देखेंगे? हम फिर रिटर्न्स को देखेंगे। फिर उसके बाद जो रिस्क एफिशिएंसी है वो जज होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टर की जो टोटल पोर्टफोलियो के हिसाब से हमें देखना चाहिए रिस्क एफिशिएंसी। अब हम आते हैं लॉन्ग शॉर्ट, ये हमारा लास्ट है बट नॉट द लीस्ट। लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग एक्सटेंशन, मार्केट न्यूट्रल पोर्टफोलियो की कंस्ट्रक्शन हम कैसे करते हैं और इनको क्या बोलते हैं, मतलब कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ लॉन्ग ओनली इन्वेस्टिंग। लॉन्ग ओनली इन्वेस्टिंग क्या होती है कि हमने एक स्टॉक लिया और वो हमने लेके रखा हुआ है, ठीक है, बाय एंड होल्ड वाली सिचुएशन है। हम उसमें कोई भी सेलिंग नहीं कर रहे, हम सिर्फ उस चीज को बाय कर रखा है हमने उस स्टॉक को, तो उसका बोल रहे हैं कि उसका जो मेरिट्स है, उसके जो बेनिफिट्स है वो क्या होंगे। तो सबसे पहले क्या होगा? लॉन्ग टर्म रिस्क प्रीमियम। एटलीस्ट लॉन्ग टर्म रिस्क प्रीमियम कैसे होगा? इसमें हमें कैपिटल गेन मिलेगा और हमें डिविडेंड्स है तो वो भी मिल जाएगा।
तो ये हम क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए हम सिक्योर हो रहे हैं कि एटलीस्ट हमें जो इन्फ्लेशन है और जो हमारा रिस्क प्रीमियम, जो रिस्क फ्री रेट है, उससे तो ऊपर हमें रिटर्न मिल ही जाएगी। कैपेसिटी एंड स्केल क्या होता है, जब लॉन्ग ओनली जो इन्वेस्टिंग होती है वो ज्यादातर लार्ज कैप स्टॉक्स में होती है। हम कब बाय एंड होल्ड करते हैं, जो हमें बहुत अच्छे स्टॉक्स होते हैं। एग्जांपल HDFC बैंक होल्ड करने का स्टॉक है फॉर द लॉन्ग टाइम। HUL है कि हमें पता है कि ये कहीं नहीं जाने वाली है कंपनीज, तो हम उनको क्या करते हैं, हम बाय, और हम उसको बाय करके भूल जाते हैं, बाय एंड होल्ड। तो हम क्या करते हैं, वो जनरली लार्ज कैप स्टॉक्स में करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी हम बढ़ा सकते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी मतलब उसमें और कैपिटल हम इंक्लूड कर सकते हैं रादर देन अदर अप्रोचेस। अब इसमें बोल रहे हैं कि अगर, बट इसमें फ्यूअर कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। जब हम स्मॉल कैप्स में या फिर इलिक्विड एसेट्स में अपने पैसे लगाएं, तो हम उसको उसको क्या कर सकते हैं, हम उसमें पैसे और ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, कैपेसिटी और ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकती। कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट सेलिंग जो है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि हमें पता है कि सिक्योरिटीज इतनी बोरो, जो हमारे पास इतनी सिक्योरिटीज नहीं है कि हम बोरो कर सके और शॉर्ट सेल कर सके। फिर है हमारा लिमिटेड लीगल लायबिलिटी एंड रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट की बात करें तो हम ये देखो, लॉन्ग अगर हमने गए हुए हैं, तो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम लॉस है वो कितना है किसी भी इन्वेस्टर का। अगर मान लो मैंने एक ही स्टॉक लिया हुआ है, एक स्टॉक बाय किया हुआ है, तो अगर लेट से वो है 90 रुपीज का, तो इसमें मेरे को मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, जितना मैंने इन्वेस्ट किया 90 रुपीज, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। जीरो चला जाएगा स्टॉक ज्यादा से ज्यादा, उससे नेगेटिव तो नहीं जा सकता प्राइस। तो मेरा जो मैक्सिमम लॉस होगा वो कितना होगा, जीरो। जो भी, मतलब सॉरी, जीरो बोल रही हूँ, जितना भी उसका स्टॉक का प्राइस है उतना, ठीक है। उसपे एक लिमिट है कि वो जीरो तक जा सकता है। बट जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो उसपे कितना लॉस हो सकता है, वो अनलिमिटेड है, मतलब थ्योरी में अनलिमिटेड है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं कि वो उसका जो रिस्क है वो ज्यादा होता है। Just a second. तो इसमें, तो जो ये था लॉन्ग ओनली इन्वेस्टिंग, वो पुट करती है फ्लोर, और जो शॉर्ट सेलिंग है वो कभी भी, मतलब अनलिमिटेड उसमें रिस्क हो सकता है। रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स क्या हो सकते हैं, किसी किसी कंट्रीज में बैन होती है शॉर्ट सेलिंग या फिर नेकेड शॉर्ट सेलिंग, मतलब प्योर तुम सिर्फ शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो, कुछ बाय नहीं कर रखा, तुमने सिर्फ सेल कर रखा है। ट्रांजैक्शनल कॉम्प्लेक्सिटी में इसमें बोल रहे हैं कि जो लॉन्ग ओनली होता है ना वो इजी होता है, हम बाय करते हैं और बाय और सेलिंग इजी होती है, ठीक है। बट जो अगर हम उसकी बात करें शॉर्ट सेलिंग की, इट इज कॉम्प्लेक्स, बिकॉज हमें ढूंढना पड़ता है, इसमें ऐसे बोल रहे हैं इसमें कि ढूंढना पड़ता है हमें कौन सा ऐसा इन्वेस्टर होगा जो सेल करने के लिए, जो जिसको सेल करनी है सिक्योरिटीज, मतलब वो बोरो करने के लिए दे रहा है सिक्योरिटीज की, शॉर्ट सेल कर लो तुम। तो हमें वो बोरो करना, मतलब वो ढूंढना पड़ता है, उसके बाद फिर हमें शॉर्ट सेलिंग करनी पड़ती है, और कोलेट्रल भी रखना पड़ता है। तो कोलेट्रल रखना और ये सब ढूंढना, तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क एज कम्पेयर टू योर लॉन्ग ओनली इन्वेस्टिंग। मैनेजमेंट कॉस्ट में लॉन्ग ओनली जो इन्वेस्टिंग है वो लेस एक्सपेंसिव होती है, अदर देन जो हमारी लॉन्ग शॉर्ट अभी हम पढ़ेंगे वो। पर्सनल आइडियोलॉजी क्या होता है, कुछ कुछ लोग क्या होता है, मतलब अब ये इसमें अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि हम ना ऐसे दूसरे का लॉस होएगा तो हमें फायदा होगा, हम वो नहीं करेंगे। दिस इज लाइक उनको मॉरली, वो मॉरली रॉन्ग या फिर मॉरली अनकरेक्ट लगता है, तो इसलिए वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वाला हो गया। सम इन्वेस्ट जो, और कुछ लोग क्या सोचते हैं कि उनके पास ना जो शॉर्ट सेलिंग के लिए एक ग्रेटर एक्सपर्टीज चाहिए होती है, जो कि लॉन्ग ओनली में नहीं चाहिए होती है, ऐसा क्योंकि हमें सिर्फ फंडामेंटल्स देखने होते हैं और हमें बाय कर लेना होता है। तो वो सच एक्सपर्टीज जो है वो रिलायबल और कंसिस्टेंट नहीं होती। और कुछ बोलते हैं कि शॉर्ट सेलिंग में जो है टारगेटेड लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड रिटर्न हम नहीं अचीव कर सकते, वो सिर्फ लेवरेज के थ्रू कर सकते हैं। तो हमें अनविलिंग, और वो रिस्क अज्यूम करना लेवरेज के थ्रू, वो उनको नहीं, मतलब वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो और कुछ लोग कहते हैं जस्ट से नो, मुझे नहीं नहीं करना, किसी किसी को प्रेफरेंस ही होता है कि उनको नहीं करना शॉर्ट सेलिंग। अब जो बोल रहे हैं कि लॉन्ग शॉर्ट पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, वो कैसे बनता है, लॉन्ग शॉर्ट पोर्टफोलियो क्या होता है, जिसमें कि हम, अब चलो लॉन्ग वाला समझ आ गया कि हमने बाय करके छोड़ दिया, शॉर्ट मतलब कुछ चीजें हम बाय भी कर रखी है और कुछ चीजें हमने सेल भी कर रखी है। अब इसमें अगर सेलिंग इन्वॉल्व होगी तो इसके फायदे क्या है सेलिंग के, कि अगर नेगेटिव व्यू हमें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में हमें नेगेटिव कुछ लग रहा है कि डिप आएगी, मान लो कि मैंने निफ्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो ऊपर जा रही है, बट ऐसा भी तो होता है कि करेक्शन करती है। जब इसमें लॉन्ग जा सकते हैं तो इसमें हम शॉर्ट भी जा सकते हैं। अगर हम लॉन्ग शॉर्ट दोनों को कर रहे हैं तो हमारा जो नेगेटिव व्यू है हम उसको भी अकोमोडेट करके चल रहे हैं। और हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग के फायदे क्या हो सकते हैं, हम रिड्यूस कर सकते हैं एक्सपोजर टू सेक्टर्स, रीजन्स, जनरल मार्केट मूवमेंट्स। इन सब में हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं एक्सपोजर अपनी। अब फुल एक्सट्रैक्शन ऑफ बेनिफिट्स हम किसके थ्रू उठा सकते हैं, लॉन्ग शॉर्ट अप्रोच के थ्रू ही। लॉन्ग ओनली में हमारा जो एसेट होता है ना, उसका जो वो वेट्स होता है वो 0 से लेके 1 के इक्वल सम होता है। लॉन्ग शॉर्ट पे ऐसा नहीं है। इट जो नेगेटिव भी हो सकता है वेट्स, क्योंकि हम शॉर्ट सेल कर रहे हैं, और वेट्स जो है जरूरी नहीं है कि वो 1 के इक्वल ही होगा, इट कैन बी मोर देन 1 और इट कैन बी लेस देन 1। अब पोर्टफोलियोज नेट एक्सपोजर क्या होता है, जब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लॉन्ग माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लॉन्ग माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ शॉर्ट। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, जो मतलब जितना भी वैल्यू लॉन्ग की है माइनस शॉर्ट, उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो नेट एक्सपोजर।
पोर्टफोलियो ग्रॉस एक्सपोजर क्या होती है, जब हम सम ऑफ लॉन्ग प्लस सम ऑफ शॉर्ट, इन सबको हम जब ऐड कर देते हैं, जब यूज कब हम करते हैं लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजीज, जब हम इक्वल रिस्क प्रीमियम प्रोडक्ट्स को, ये वाला एक स्ट्रेटजी है उसमें हम यूज करते हैं इस पूरी स्ट्रेटजी को। जो मैनेजर होता है ना लॉन्ग शॉर्ट का, वो क्या करता है, अचीव करना चाहता है मोस्ट एफिशिएंट कॉम्बिनेशन ऑफ रिवॉर्डेड फैक्टर्स। All long short strategies must establish parameters regarding the desired level of gross or net exposure, and these parameters will provide the investor with a meaningful information about the manager's strategy and its expected risk profile. लॉन्ग एक्सटेंशन जो होता है, अब ये हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी है, इसमें हम कैसे करेंगे, लॉन्ग शॉर्ट समझ आ गया, लॉन्ग ओनली समझ आ गया, अब ये है लॉन्ग एक्सटेंशन। दिस इज अ हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब दोनों का मिक्सचर है, किस चीज का, लॉन्ग ओनली और लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजीज का। इसको हम इनहैंस एक्टिव इक्विटी भी कहते हैं, इक्विटी स्ट्रैटेजीज। और इसमें एक जो पॉपुलर बहुत ज्यादा है वो है 130 और 30। 130 क्या है, 130 में हम 130% लॉन्ग जा रहे हैं, मतलब 1.3 टाइम्स जो है अमाउंट ऑफ द कैपिटल हम लॉन्ग गए हुए हैं, बट जो 30% है वो हम शॉर्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इसका सम करेंगे तो वो हमारा वही आ रहा है, 100 ही आ रहा है। तो ग्रॉस एक्सपोजर हो गया हमारा 160, मतलब इन दोनों को ऐड करके ही बनता है। तो इससे क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, मतलब 130 मतलब 130 मतलब 130 टाइम्स जो भी कैपिटल है, अगर हमारा 100 रुपीज का कैपिटल है तो मैं 130 की चीज बाय कर रही हूँ, ठीक है, और 30 की चीज सेल कर रही हूँ। तो इसका जो सम होगा वो 100 ही आ रहा है, मतलब मेरे पास 100 रुपीज है तो मैं उसी से ही कर रही हूँ, बट उसमें मैं बोरो करके बाय कर रही हूँ और फिर 130 सेल कर रही हूँ, वही चीज। तो इसका बेनिफिट क्या है, हम मैग्नीफाई कर सकते हैं टोटल रिटर्न्स। और इसका अनदर बेनिफिट क्या है कि हम स्ट्रेटजी, वो जो ये वाली स्ट्रेटजी है वो अफोर्ड कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ साइजिंग द अंडरवेट इन लाइन विद द मैनेजर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉर द स्टॉक। हम अंडरवेट कर सकते हैं, और ये क्या दिखाती है, दिस एबिलिटी अलाउज द स्ट्रेंथ ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव व्यू, ताकि हम सिमेट्रिकली पॉजिटिव और नेगेटिव व्यू दोनों दिखा सके। मार्केट न्यूट्रल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम बिल्कुल भी ऐसे नहीं देखेंगे मार्केट न्यूट्रल मतलब 100 रुपीज अगर मैं बाय कर रही हूँ तो मैं 100 रुपीज ही सेल कर रही हूँ, इट इज नॉट इक्वल। ये इसको कभी कंफ्यूज मत होना, इसको हम बोलते हैं डॉलर न्यूट्रल। डॉलर न्यूट्रल मतलब जितना भी प्राइस, जितना भी मैंने अगर 100 रुपीज के स्टॉक्स बाय किए तो 100 के ही सेल कर दिए, इसको हम मार्केट न्यूट्रल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं डॉलर न्यूट्रल। और इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि जो मार्केट न्यूट्रल वाली चीज है वो हमारा जो इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ रिटर्न, जो रिटर्न्स है वो सेम नहीं होते बायर्स और सेलर्स के। हम जो मार्केट न्यूट्रल स्ट्रेटजी होती है उसमें हम रिमूव करना चाहते हैं जनरल जो भी नॉइज है उसको कम करना चाहते हैं, और जो भी हमारी मैनेजर है उसकी जो स्किल्स है उसको हम इनहेंस करके दिखाना चाहते हैं। अभी मैं बताती हूँ इसका, इसको क्या बोलते हैं, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, हम टारगेटेड जो बीटा है ना उसको बीटा को जीरो जीरो करना चाहते हैं, ना कि 100 अगर बाय किया और 100 सेल के, वो नहीं। सिस्टमैटिक जो रिस्क है उसको, नॉइज जो है बेसिकली उसको हम अब बीटा ले सकते हैं, ऐसा कोई भी हम अलग फैक्टर्स भी ले सकते हैं इसमें, जिसको हम जीरो करना चाहिए, या जिसको बिल्कुल न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब हम उस चीज का जो इफेक्ट है उसको बिल्कुल हटा दे, न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल कर दे। तो मतलब बीटा, बीटा अगर हम ले रहे हैं तो उसका हम क्या करेंगे, जो भी बाय का बीटा है जो भी सेल का बीटा है उसको हम बीटा को जीरो करने का हमारा एम होगा। तो इसमें बोल रहे हैं तो जो मैनेजर है वो हर एक तो रिस्क एलिमिनेट नहीं कर सकता मार्केट न्यूट्रल के थ्रू, अगर वो करता है तो ऐसे क्या होता है, तो उसको क्या रिटर्न मिलता है, रिस्क फ्री रेट माइनस दो जो भी मैनेजर की फीस है वो। ऑब्जेक्टिव इसमें क्या होता है, न्यूट्रलाइज करना रिस्क को, जो भी वो बिलीव कर रहा है कि मेरे पास एडवांट, मतलब मैं उसको यूज नहीं कर सकता अपने एडवांटेज के लिए, ऐसा कोई भी चीज जो मतलब जिसके थ्रू मैं अगर ये वाला रिस्क ले रही हूँ तो मेरे को रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है इसके बदले में, तो मैं वो रिस्क क्या करूंगी, उसको न्यूट्रल करने की कोशिश करूंगी, नलीफाई करने की कोशिश करूंगी। तो वो क्या करते हैं, दे सीक टू रिमूव मेजर सोर्सेज ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क कैसे होता है, डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू होता है, बीटा जो होता है वो फ्रॉम पोर्टफोलियो। दीज स्ट्रेटजीज आर यूजुअली लेस वॉलेटाइल होगी ये देन लॉन्ग ओनली स्ट्रेटजीज, और जो इनका कोरिलेशन है ना वो भी बहुत कम होगा, तो ये डाइवर्सिफिकेशन में ना बहुत ज्यादा अच्छा हेल्प करते हैं, रादर देन हायर रिस्क हायर रिटर्न सीकिंग रोल में। और इनके स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक फॉर्म्स क्या हो सकती है मार्केट न्यूट्रल का, एग्जांपल जैसे बोलते हैं टाइप्स, या फिर पेयर्स ट्रेडिंग, या फिर स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो आप लोग ये देख लेना, इसको रेफर कर लेना, ये मैंने पढ़ाया है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में, उसमें देख लेना। इसकी लिमिटेशंस क्या है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारा जो बीटा है वो जीरो हम मेंटेन करके नहीं चल सकते, बिकॉज नॉट ऑल रिस्क कैन बी एफिशिएंटली हेज्ड एंड कोरिलेशंस जो है वो चेंज होते रहते हैं। सेकंड हमारा जो लिमिटेशन है वो क्या है, हमारा लिमिटेड अपसाइड होता है इन अ बुल मार्केट अनलेस दे आर इक्विटाइज। इक्विटाइज मतलब जब हम कैश की पोजीशन को इक्विटीज में कन्वर्ट कर देते हैं। सम इन्वेस्टर्स जो है चूज करते हैं इंडेक्स देयर इक्विटी एक्सपोजर एंड ओवरले, हम ये भी यूज करते हैं और इंडेक्स भी यूज करते हैं, इस पे ये बोल रहे हैं।
अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स क्या है लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजीज के। बेनिफिट्स क्या है, शॉर्ट पोजीशंस में हम रिड्यूस कर सकते हैं मार्केट रिस्क को, क्योंकि हम उसको अंडरवेट कर सकते हैं अपना जो भी हमारा कोई भी एक्सपोजर है सेक्टर के या फिर किसी भी कंट्री या कोई भी एसेट के, उस पर तो हम शॉर्ट सेल करके उसको मार्केट रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। शॉर्टिंग पोटेंशियली एक्सपैंड्स बेनिफिट्स फ्रॉम अदर रिस्क प्रीमियम्स एंड अल्फा। शॉर्टिंग क्या होती है, एक हमें हमारा मैग्नीफाई करती है हमारे रिस्क को। कॉम्बिनेशन शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन का ग्रेटर डाइवर्सिफिकेशन पोटेंशियल हमें प्रोवाइड करता है। अब इसका कॉस्ट क्या होगा, जो शॉर्ट पोजीशन है ना वो मार्केट रिटर्न प्रीमियम को लो करती है और वो एम्पलीफाई भी करती है हमारा एक्टिव रिस्क। मान लो कि दोनों अगर मैंने लॉन्ग भी ले रखा है शॉर्ट भी, तो मेरा रिस्क होने का भी चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर मैं दोनों में ही गलत होती हूँ। हायर इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट लगती है क्योंकि मैं लॉन्ग भी कर रही हूँ और शॉर्ट भी कर रही हूँ, तो दो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग जाएगी। और ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है क्योंकि हमारा लेवरेज इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस। With this we have completed this entire chapter and also our today's task. मेरे पास अब ज्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, बट मैं इतना ही बोलूंगी कि जिसको भी कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट जरूर करना। मैं जितना भी जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आप लोगों के आंसर करने की कोशिश करूंगी उस कमेंट को। हैप्पी स्टडिंग, कीप लर्निंग। लेवल 1 और लेवल 2 के स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मेरे पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म है, गूगल फॉर्म है, नीचे नीचे की तरफ है, उसको देख लेना आप। और उस लिंक में मतलब ज्यादा वो नहीं है, कुछ ऐसा रिस्की नहीं है, गूगल फॉर्म है, उसको फॉर्म को फिल कर लेना। और पेड क्लासेस के लिए, कोचिंग क्लासेस के लिए मैं ही प्रोवाइड कर रही हूँ। किसी को भी अगर लेनी होगी कोचिंग क्लासेस तो आप गूगल फॉर्म है नीचे देख लेना। और हैप्पी स्टडिंग, स्टे कंसिस्टेंट, एग्जाम इज अप्रोचिंग। ठीक है, बाय बाय, साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।